प्यारे बच्चों, आपके सामने एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से रिलेटेड। और इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में क्या दिया गया है, एक सिंपल पेंडुलम है जिसका मास m है, चार्ज उसके ऊपर q है और वो इलेक्ट्रिक फील्ड में लटका हुआ है। E इंटेंसिटी का इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो जब वो पेंडुलम सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा, SHM करेगा, उस टाइम पर उसका टाइम पीरियड पूछा गया है। अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है और भगवान करे बोर्ड्स में आ जाए। ठीक है, इसी टाइप से एक क्वेश्चन और देखिए आप। एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है -q, वो यहाँ से चलना स्टार्ट होता है। दो पैरेलल प्लेट है, एक पर पॉजिटिव चार्ज एक पर नेगेटिव चार्ज, इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड है ऊपर से नीचे की ओर। ठीक है, वो पूछ रहा है कि जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वर्टिकल डायरेक्शन में, ये प्रूव कीजिए कि इतना होगा, प्रूव करना है। तो अच्छे लेवल का क्वेश्चन है ये भी, लेकिन ये सारे क्वेश्चन तब पॉसिबल हो पाएंगे जब हमें नॉलेज होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है। तो 2 से 3 मिनट हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर हम न्यूमेरिकल करने वाले हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है, देखिए। मान लीजिए मेरे पास एक चार्ज बॉडी है और ये पॉजिटिव चार्ज बॉडी है, तो इसके चारों ओर एक इमेजिनरी फील्ड होता है। अगर उस फील्ड के अंदर कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल एंटर करेगा, पॉजिटिव क्यों, अगर कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल उस फील्ड में एंटर करेगा तो उसके ऊपर फोर्स लगेगा। एक ऐसा इमेजिनरी फील्ड जो दिखाई नहीं देता बट है किसके चारों तरफ, चार्ज बॉडी के चारों ओर। तो क्या ये पॉजिटिव चार्ज बॉडी के चारों ओर ही होता है? नहीं, ये नेगेटिव चार्ज बॉडी के चारों ओर भी होता है और पॉजिटिव चार्ज बॉडी के चारों ओर भी होता है। इमेजिनरी फील्ड है और उस फील्ड में जब कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल एंटर करेगा तो उस पर फोर्स लगेगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या है, देखिए मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है। अगर मैं इस पॉजिटिव चार्ज को यहां रख दूं, चलो रख दिया, आपको पता है इसको रिपेल करेगा। ये मेरा पॉजिटिव चार्ज कैपिटल Q इस स्मॉल q को क्या करेगा, रिपेल करेगा। किधर करेगा? इधर। अगर मैं इसको छोड़ दूं तो किधर जाएगा, ये इधर जाना स्टार्ट हो जाएगा, ऐसे जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसे यहां रखूं तो किधर जाएगा, इधर जाएगा। ओके, अगर मैं इसे यहां रख दूं तो किधर जाएगा भैया, इधर जाएगा। इधर रखने पर ये इधर जाता है और अगर यहां रखूंगा तो इधर रिपेल हो जाएगा, यहां रखूंगा तो इधर रिपेल हो जाएगा, यहां रखूंगा तो इधर रिपेल हो जाएगा और यहां रखूंगा तो इधर रिपेल हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या है। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को रखता हूं तो उस पर फोर्स लगेगा, सीधी सी बात, वो चलना स्टार्ट करेगा। जिस रास्ते से वो जाएगा, दैट इमेजिनरी पाथ नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या है? दैट इमेजिनरी पाथ विच इज फॉलोड बाय एनी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल जिस रास्ते से जाता है वही रास्ता क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ठीक है, अगर मैं यहां पे एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी रखूं और यहां पे एक नेगेटिव चार्ज बॉडी रखूं तो, और यहां से पॉजिटिव चार्ज को मैं छोड़ता हूं तो जाहिर सी बात है ये इसको रिपेल करेगा। जैसे रिपेल करेगा ये इधर से इसको क्या बोलेगा, भाई आजा मेरी तरफ आजा जल्दी। तो ये कहां जाएगा, ये इधर जाएगा। ओके, अगर मैं इसको यहां छोड़ूं तो इसको रिपेल करेगा, ये अट्रैक्ट करना शुरू कर देगा, ये इसको मोड़ के इधर ले आएगा। चलो जी, ये इसको यहां से रिपेल करके इधर मोड़ के ले आएगा। ठीक है, तो ये क्या है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। भाई पॉजिटिव चार्ज जिस रास्ते से जा रहा है वो उसकी डायरेक्शन है। ठीक है, तो पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज बॉडी की ओर। एक चीज और ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी। दूसरी बात, जब ये किसी सरफेस से एग्जिट होती है तो 90 डिग्री मतलब नॉर्मल बनाती है, 90 डिग्री के कोण पर भाई एग्जिट होंगी और 90 डिग्री के एंगल पर ही एंटर होगी। याद रखना, ऐसे से कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते रहते हैं। सरफेस के साथ याद रखना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत किसे कहते हैं। मान लेते हैं मेरे पास ये पॉजिटिव चार्ज बॉडी है Q, मुझे पता है इसके चारों ओर इमेजिनरी फील्ड है। ठीक है, तो मैं जानना चाहता हूं कि इससे r डिस्टेंस पर यहां इस पॉइंट पर, ये पॉइंट A है, इस पॉइंट पर कितनी ताकत है इलेक्ट्रिक फील्ड की, कितना पावरफुल है। ये तो मुझे पता है, जितना दूर जाएंगे पावर कम होती जाएगी, जितना नजदीक आएंगे पावर बढ़ जाएगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसका एक सॉल्यूशन निकाला कि A पॉइंट पर हम 1 कूलम चार्ज रखेंगे। कितना चार्ज रखेंगे, 1 कूलम चार्ज पॉजिटिव। ठीक है जी, रख दिया।
1 कूलम चार्ज रखा और इस 1 कूलम चार्ज पे अब कितना फोर्स लगेगा, वही फोर्स कहलाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट ए। पॉइंट ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे निकलेगी, पॉइंट ए पर 1 कूलम चार्ज रखो, उस पर कितना फोर्स लग रहा है वो फोर्स मेजर करो, वही फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। फॉर एग्जांपल मैंने यहां पे Q कूलम चार्ज रख दिया, ठीक है, इस पे फोर्स लग रहा है F न्यूटन, तो 1 कूलम पे कितना लगेगा, Q कूलम चार्ज पर फोर्स लग रहा है भैया F न्यूटन, तो 1 कूलम पर कितना लगेगा F बाई Q। ओके, इसी को तो कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो क्या है ये, फोर्स पर यूनिट चार्ज, कुछ नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक फोर्स है जी, फोर्स है, हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक फोर्स है, वो फोर्स जो 1 कूलम चार्ज एक्सपीरियंस करता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट पर, उसी को हम क्या बोलते हैं, उस पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ई से, ई इज इक्वल टू एफ बाई क्यू। इसकी यूनिट क्या बन जाएगी, देखियो, फोर्स की क्या होती है, न्यूटन पर कूलम, इसका डायमेंशन, हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो उसकी डायरेक्शन किधर होगी, जिधर फोर्स की डायरेक्शन उधर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन, सीधी सी बात है भैया, इसका डायमेंशन निकाल लेना यहाँ से, फोर्स का और चार्ज का रख के, इसकी यूनिट ये आ गई, वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहां से एक फॉर्मूला और बन गया, ये फॉर्मूला कौन सा बन गया कि अगर मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, ई स्ट्रेंथ का इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है जी, इलेक्ट्रिक फील्ड है ई स्ट्रेंथ का, और यहां पर मैं कोई चार्ज रख दूं Q, और ये नेगेटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज रख दिया मैंने, तो बस आपने अब ये बताना है कि क्या इस पे फोर्स लगेगा, हाँ फोर्स तो लगेगा। हमने चार्ज की डेफिनेशन में पढ़ा था कि जब किसी चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो उसके ऊपर फोर्स लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक का बेसिक है बिल्कुल ये, ठीक है। अब मेरा पूछना ये है, क्वेश्चन ये है आपसे कि इस नेगेटिव चार्ज पे किधर फोर्स लगेगा और इस पॉजिटिव चार्ज पर किधर लगेगा, ठीक है, बताइए, और कितना लगेगा। देखिए फॉर्मूला क्या होता है, E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू, फॉर्मूला तो ये बन गया F इज इक्वल टू क्यू ई, ये आ गया, फोर्स इतना लगेगा F इज इक्वल टू क्यू ई, लेकिन किधर लगेगा, चलो देख लेते हैं कैसे लगेगा। मान लेते हैं यहां और यहां दो प्लेट है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है पॉजिटिव से नेगेटिव, मान लेते हैं इधर कोई पॉजिटिव प्लेट होगी, इधर कोई नेगेटिव प्लेट होगी, तब जाके इन दोनों प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है जी। अब छोटी सी बात बताओ, कॉमन सेंस से, नेगेटिव चार्ज किधर जाएगा, इधर जाएगा नेगेटिव की तरफ या पॉजिटिव की तरफ, यस पॉजिटिव की तरफ, कितना फोर्स लगेगा, F इज इक्वल टू क्यू ई, ठीक है। इसके ऊपर किधर लगेगा, इधर लगेगा भैया, कितना, F इज इक्वल टू क्यू ई, मतलब एक याद कर लो, रट्टा मार लो अच्छे से कि इलेक्ट्रिक फील्ड में नेगेटिव चार्ज पे फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, और पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियंस करता है फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, बस ठीक है जी, ये चीजें हमें पता चल गई। अब इसके बाद देखिए न्यूमेरिकल देख लेते हैं, पहला न्यूमेरिकल ये वाला, इस न्यूमेरिकल में क्या दिया गया है, a particle of mass m and charge negative q enters the region between the two charge plates initially moving along x-axis with speed vx as shown in figures, ठीक है, जैसा कि फिगर में दिया गया, द लेंथ ऑफ प्लेट इज l, प्लेट की लेंथ l दे दी, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है मेंटेन्ड बिटवीन द प्लेट्स सो दैट द वर्टिकल डिफ्लेक्शन ऑफ द पार्टिकल एट द फार एज ऑफ प्लेट इज इतना, ठीक है, कह रहा है कि एज पर जाने के बाद वर्टिकल जो डिस्प्लेसमेंट है इसको y मान लेते हैं, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हमारा y हो गया भैया, ठीक है, ये प्रूव करना है कि इतना है, ओके। ये बात तो हम जानते हैं कि जब इलेक्ट्रिक चार्ज यहां था, एंटर होने वाला था, उस पर कोई फोर्स नहीं था, लेकिन जैसे ही वो इलेक्ट्रिक फील्ड में घुसा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर बना दीजिए, और हम सब ये बात जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड में जैसे ही चार्ज पार्टिकल घुसेगा फोर्स लगेगा, कितना फोर्स लगेगा, F इज इक्वल टू क्यू ई, ये बात हम जानते हैं। चार्ज Q है नेगेटिव, और नेगेटिव चार्ज है तो किधर लगेगा, पॉजिटिव की तरफ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा।
अब इसके पास भाई साहब के पास पहले से ही वेलोसिटी थी, कितनी, vx, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी थी, तो ये तो बेचारा चुपचाप जा रहा था ऐसे, लेकिन क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड ने अपने अपोजिट ऊपर की तरफ इस पे फोर्स लगाना शुरू कर दिया, कितना, F इक्वल टू क्यू ई, ऊपर की तरफ इस पे फोर्स लगने लगा। तो ऊपर की तरफ फोर्स लगने लगा, इसकी डायरेक्शन डाइवर्ट होने लगी और ये ऊपर की तरफ ऐसे पैराबोलिक शेप में जाने लगा। ठीक है, मुझे बताइए वर्टिकल डायरेक्शन में शुरुआत में क्या कोई इनिशियल वेलोसिटी थी? नो, जीरो वेलोसिटी थी वर्टिकल डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं थी, एक्स डायरेक्शन में है vx, बट वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, जीरो इनिशियली। ठीक है, एक्सेलरेशन निकालेंगे, F इक्वल टू क्यू ई, F इक्वल टू एम ए, मास इंटू एक्सेलरेशन, क्यू ई, एक्सेलरेशन कितना आ गया, A इज इक्वल टू क्यू ई बाई एम। ठीक है, तो y डायरेक्शन में ऊपर की तरफ वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना आ गया, क्यू ई बाई एम। ठीक है जी, ये आ गया। दूसरा, टाइम लेता है भाई साहब t, कितना टाइम ले रहा है, t है क्या कहीं, ठीक है, ओके। वेलोसिटी कितनी है इसकी, vx, ओके, समय, टाइम मान लेते हैं t लिया उसने, ठीक है, वेलोसिटी v है, लेंथ कितनी है प्लेट की, l है, तो टाइम कितना आ जाएगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी स्पीड। डिस्टेंस कितनी है यहां से लेके यहां तक जाने की हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, क्योंकि समय तो स्केलर क्वांटिटी है, तो यहां से यहां पहुंचने में मतलब इसको पार करने में समय कितना लगा, वर्टिकली हॉरिजॉन्टली कैसे, कितना टाइम लगेगा इसको जाने में, तो टाइम लगा इसको समय बराबर कितना हो जाएगा हमारा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है l, स्पीड कितनी है vx। ओके, अब हम इक्वेशन यूज करेंगे, कौन सा, sy इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट sy, जिसको हमने क्या मान लिया, y, सो y इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी भाई साहब की जीरो थी प्लस हाफ ए वाई, y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्यू ई अपॉन एम, टी का स्क्वायर, टी की वैल्यू ये रही, l अपॉन वी एक्स का स्क्वायर। तो वर्टिकल डायरेक्शन में हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया, y इज इक्वल टू क्यू ई एल स्क्वायर अपॉन 2m vx का स्क्वायर, हैंस प्रूव्ड, ये हमारा प्रूव हो गया। ओके, पहला क्वेश्चन बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि ये सेम बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन आ जाए, इससे मिलता जुलता कोई दूसरा क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन कंसेप्ट आपको समझ में आना चाहिए कि भाई वर्टिकल डायरेक्शन में हम अगर इक्वेशन लगाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट अगर वर्टिकल में ले रहे हैं तो इनिशियल वेलोसिटी भी वर्टिकल में लेनी है और एक्सेलरेशन भी हमारा वर्टिकल में होना चाहिए। टाइम एक स्केलर क्वांटिटी है, तो टाइम की कोई डायरेक्शन नहीं होती, तो यहाँ से लेके वहां तक जाने में जो समय लगेगा उसकी स्पीड पता है मुझे हॉरिजॉन्टली, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट पता है l, तो दोनों को डिवाइड करेंगे, टाइम पीरियड आ जाएगा और इक्वेशन में पुट करेंगे और ये प्रूव हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है, सिंपल पेंडुलम है, ठीक है, और इस पेंडुलम का मास m है। ठीक है, इसमें एक अच्छी चीज दे दी नीचे, सबसे नीचे वाली लाइन में, और वो क्या दिया है कि ग्रेविटेशनल जो फोर्स है, ग्रेविटी का जो इफेक्ट है उसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे, मतलब जो mg वाला पंगा होता है ना वो इसमें नहीं लगने वाला। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। मान लेते हैं मेरे पास ये एक पेंडुलम है, ठीक है जी, ये पेंडुलम है, इसका मास m है, चार्ज इसके ऊपर q है, पॉजिटिव चार्ज है q। ठीक है, और वर्टिकली ऊपर से नीचे की ओर इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड में है भाई साहब, और इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे नीचे की तरफ फोर्स लगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ फोर्स लगाता है अपनी डायरेक्शन में नीचे की तरफ। हाँ, समझ में आ गया। ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं, ये हमारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रेजेंट है। ठीक है, ये यहाँ पे मान लेना भैया, ठीक है, चलो मान लेते हैं, ये रहा। अब मैंने इसको थोड़ा सा यहां से थीटा एंगल पर मैं इसको यहां ले आया, यहां ले आया, ठीक है, ले आया तो अच्छी बात है भाई, ले ही आया तो यहां इसको ले आया। ठीक है, mg को तो हमने इग्नोर करना है, ठीक है,
तो इस पर क्यू चार्ज है, इलेक्ट्रिक फोर्स किधर लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा इधर नीचे की तरफ, कितना, F इज इक्वल टू क्यू ई। ओके, इसकी लेंथ कितनी है थ्रेड की, L, इसकी लेंथ भी कितनी है, L, और ये एंगल कितना है, थीटा। बड़ा सिंपल तरीका समझाता हूं करने का। SHM, क्योंकि जैसे हम इसको यहां से ऐसे ले जाके छोड़ेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ फोर्स लगाएगा, तो जैसे ही फोर्स लगेगा नीचे की तरफ तो इसके फोर्स के कंपोनेंट बनेंगे, एक कंपोनेंट हमारा इधर बनेगा, एक कंपोनेंट हमारा इधर बनेगा। तो ये वाला जो कंपोनेंट है क्यू ई कोस थीटा, ये वाला क्यू ई साइन थीटा, सॉरी ये थीटा एंगल है, तो ये वाला कंपोनेंट कितना होगा हमारा, क्यू ई कोस थीटा, और ये वाला जो कंपोनेंट है क्यू ई साइन थीटा। तो ये क्यू ई साइन थीटा रीस्टोरिंग फोर्स है। कौन सा फोर्स है, रीस्टोरिंग, जो इसको इक्विलिब्रियम पोजीशन, मतलब इसकी मीन पोजीशन पर वापस लाने की कोशिश करता है। और ये क्यू ई साइन थीटा इसको यहां लेकर आएगा, बट जैसे ये यहां से एक्सट्रीम से यहां तक आएगा, आते आते इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी और ये यहाँ पे रुक नहीं पाएगा ड्यू टू इनर्शिया, आगे जाएगा, फिर वापस आएगा, फिर इधर, और ये प्रोसेस इसका चलता रहेगा और ये SHM करेगा। लेकिन ध्यान रहे, SHM ये तभी करेगा जब ये एंगल बहुत छोटा हो। SHM की कंडीशन है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमारा बहुत छोटा होना चाहिए। तो इसके दो तरीके हैं निकालने के। एक 11th क्लास के अंदर जो हमने SHM पढ़ा था, एंगुलर SHM। एंगुलर SHM की इक्वेशन क्या होती थी, एंगुलर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इनटू में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। मतलब अगर हम ये प्रूव कर दे कि इसका एंगुलर एक्सेलरेशन हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ये प्रूव हो जाता है कि SHM तो ये कर रहा है, ठीक है। और यहाँ ये क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर, जो भी थीटा के साथ आता है वो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होती है, और इसको कंपेयर करके हम ये निकाल सकते हैं। चलिए, अब इसके दो तरीके, एक तो ये सिंपल वाला तरीका है, आप इससे भी कर सकते हैं, बट जो टॉर्क वाला तरीका है उससे बहुत इजी पड़ेगा, और चलिए वो देखते हैं कैसे करेंगे उसको, ठीक है। टॉर्क वाले के लिए कंपोनेंट बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, और इनको हटा देते हैं, कंपोनेंट्स को इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो टॉर्क कैसे निकालते हैं, टॉर्क अबाउट दिस पॉइंट, इसको हिंज मान लेते हैं जहां से इसको लटकाया हुआ है, ये हिंज है, ठीक है। और टॉर्क निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स तो पता है हमें, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और ये ऊपर जाएगा अब हमारा, ठीक है, ऊपर लेके जाएंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारी ये हो गई, दिस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, दिस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अगर ये L है, ये एंगल थीटा है, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी हमारी L साइन थीटा, यस, L साइन थीटा। अगर एंगल छोटा है, इफ एंगल इज वेरी स्मॉल, तो थीटा, साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, अप्रोक्स थीटा, ये आप सब जानते हैं। साइन थीटा को हम किसके बराबर लिख देंगे, थीटा के बराबर डाल देंगे, ठीक है। तो टॉर्क अबाउट हिंज इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स कितना है, QE, इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, L साइन थीटा। एंगल अगर छोटा है तो इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, और जो कि हमने छोटा ही लेना है, SHM तभी करेगा जब एंगल छोटा होगा, तो टॉर्क अबाउट हिंज कितना हो जाएगा, QEL, और ये हमारा थीटा के बराबर, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट, इस फोर्स का तो टॉर्क आ गया, ठीक है जी। ये ऐसे लटका हुआ है, दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन, दिस इज द एक्सिस ऑफ हिंज है ना, इससे एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो ये फोर्स नीचे लग रहा था। तो ग्रेविटी तो इग्नोर करनी है, ग्रेविटी के अगर ग्रेविटी को इग्नोर कर दिया तो ग्रेविटी का फोर्स जो mg लगना था, उसकी वजह से टॉर्क हम इसमें कैलकुलेट नहीं करेंगे, क्योंकि उसने ग्रेविटी को नेग्लेक्ट करने के लिए बोला है, सीधी सी बात, ठीक है। इतना आ गया। अब इसके बाद टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, मालूम है ना, टो इज इक्वल टू आई अल्फा भी होता है। तो टॉर्क अबाउट हिंज को हम क्या लिख सकते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट हिंज इनटू अल्फा, टो इज इक्वल टू आई अल्फा इज इक्वल टू QEL थीटा। तो यहां से मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू निकालेंगे। ये लेंथ हमारी L है, इसका मास M है,
तो कितना हो जाएगा भैया, मास अगर इसका m है और ये लेंथ हमारी l है तो कितना हो जाएगा, तो इक्वल टू I इक्वल टू m l स्क्वायर इंटू में अल्फा इज इक्वल टू क्यू ई एल थीटा। यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकालेंगे तो अल्फा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, क्यू ई एल अपॉन में एम एल स्क्वायर थीटा। एल से एक एल कैंसिल, अल्फा इज इक्वल टू क्यू ई अपॉन एम एल इंटू थीटा। और हमने ये प्रूव कर दिया कि ये एसएचएम तो कर रहा है, प्रूव भी हो गया, एसएचएम परफॉर्मिंग। ठीक है, यहाँ पे एंगुलर एसएचएम, कौन सा एसएचएम, एंगुलर एसएचएम। ठीक है जी, ओके। अब ये जो थीटा के साथ है इसको हम क्या बोलते थे, कंपेयर करेंगे इस वाले इक्वेशन से ओमेगा स्क्वायर, तो ये ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हो गई, इसको क्या बोल देंगे हम, ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू ये है, तो ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट क्यू ई बाई एम एल। तो टाइम पीरियड निकालेंगे, टाइम पीरियड का फॉर्मूला, ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, 2 पाई बाई टी इज इक्वल टू अंडर रूट क्यू ई बाई एम एल। यहाँ से टी निकाल दो तो टी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 पाई अंडर रूट एम एल अपॉन क्यू ई। दिस इज द टाइम पीरियड। तो एक तरीका तो ये है हमारे पास करने के लिए, और दूसरा तरीका भी देख लीजिए, दूसरा तरीका भी करा देते हैं साथ साथ। मान लेते हैं ये हमारा पेंडुलम, ओके, ये पेंडुलम है और पेंडुलम पहले यहां था, फिर इसको हम ले गए थोड़ा सा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट करा के इधर, और भैया इसको हम डार्क ही लेंगे, ये इधर आ गया। ठीक है, ये एंगल अगर बहुत छोटा है थीटा, तो ये हमारी डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई, x। तो यहाँ पे इस पर फोर्स कितना लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से नीचे की तरफ QE। अब QE के दो कंपोनेंट बना लेंगे, एक हो जाएगा हमारा QE cos थीटा और एक हो जाएगा हमारा QE sin थीटा। ठीक है, तो हमारा जो रिस्टोरिंग फोर्स है F रिस्टोरिंग कितना है हमारा, QE sin थीटा। ठीक है, अगर एंगल हमारा बहुत छोटा है तो हम इसको साइन थीटा को क्या लिख देंगे, थीटा। यस, तो F इज इक्वल टू QE थीटा। थीटा की वैल्यू क्या होती है, आर्क अपॉन रेडियस। रेडियस हमारी L है, आर्क हमारी कितनी है, x है। तो F इज इक्वल टू QE x बाई L। ओके, तो ये एक तो प्रूव, यहाँ पे क्या हो गया हमारा, फोर्स इज इक्वल टू QE बाई L इंटू में x, ये डिस्प्लेसमेंट है। तो अगर हम ये प्रूव कर देना F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, तो भी SHM होता है, तो भी SHM ही होगा। तो यहाँ पे हमने प्रूव कर दिया F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, तो ये SHM की कंडीशन लग गई। ठीक है, अब F इक्वल टू क्या होता है, m में मास इंटू एक्सेलरेशन, तो मास इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू QE अपॉन LX। तो A इज इक्वल टू QE बाई ML इंटू x। तो इसको क्या कह दिया करें, यस, A इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। ओमेगा माइनस सिर्फ ये बताने के लिए होता है कि भाई डायरेक्शन एक्सेलरेशन की अपोजिट होती है, किसके, डिस्प्लेसमेंट के। तो ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, QE अपॉन ML। तो यहां से ओमेगा की वैल्यू निकालेंगे अंडर रूट QE बाई ML, और अगर ओमेगा पता है तो टाइम पीरियड कितना आ जाएगा, 2 पाई अंडर रूट ML अपॉन QE। जो तरीका आपको अच्छा लगे ये वो कर लेना। अगर उसने ग्रेविटी को इग्नोर करने के लिए बोला है तो फिर आप इस पे जा सकते हैं, बहुत अच्छा तरीका है और अच्छा क्वेश्चन है। सो गाइज, अगले टॉपिक में हम इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या है डिटेल में उसके बारे में पढ़ने वाले हैं, और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के द्वारा की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, एक्सियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन एट एनी पॉइंट, कंपेरिजन, उनके ग्राफ। अच्छा, एक चीज और है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ग्राफ देख लीजिए भाई,
चलो वो अगले उसमें कवर करेंगे पूरा कंप्लीट। ये बेसिक था बिल्कुल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, तो अगले लेक्चर में उसको हम कवर करने वाले हैं। तो करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और अच्छे से पेपर की तैयारी कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।